तुम सारे उल्लू के पट्टे हो, हट हराम। फाजिल अली खान का गुस्से से बुरा हाल था। अगर बेबी को जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम सबको कतार में खड़ा करके गोली मार दूंगा। आखिर कैसे कोई उसको ले गया, तुम बताओ। फाजिल ने मर्सिडीज के ड्राइवर को गिरबान से पकड़ा। तुम माँ के यारों की मौत का तमाशा देखने गए थे। वो अगर मुर्दार हो गए थे तो इसी काबिल थे। उन्हें मैंने बेबी की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी और वो खुद को न बचा सके। गुस्से की शिद्दत में वो मुतकब्बिराना बोली भी भूल गया था। ड्राइवर बोला, सेठ साहब मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए गाड़ी से निकला था। पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी गायब थी। मैंने सोचा कि शायद बेबी खुद चली गई है, इसलिए मैंने फिलफौर आपको इत्तला कर दी। ड्राइवर को पीछे की तरफ धकेल कर वो शेरे से मुखातिब हुआ, शेरे अपने तमाम आदमियों को शहर में फैला दो। मुझे शाम से पहले बेबी सही सलामत वापस चाहिए। शेरा आहिस्ता से बोला, जी सेठ साहब अब दफा हो जाओ सब। वो गुस्से से धाड़ा। तमाम कमरे से निकल गए। उनके बाहर निकलते ही उसने पुलिस एसपी का नंबर डायल किया। राब्ता होते ही पुलिस एसपी की आवाज आई, जी सेठ साहब। एसपी साहब कुछ पता चला? वो बोला, सेठ साहब जैसे ही कुछ पता चला मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा, आप परेशान न हो, अल्लाह खैर करेगा। वो बोला, एसपी साहब हमारी बेबी बहुत मासूम है, उसे कुछ हो गया तो। एसपी बोला, देखें सेठ साहब बेटियां सबकी मासूम होती हैं और जितने भी थाने मेरे जेरे कमान हैं सबको रेड अलर्ट कर दिया है। इंशाल्लाह जल्द ही कोई हल निकल आएगा। आपके पास भी अगर किसी का फोन आए तो हमें जरूर मुत्तला करना। इस मर्तबा एसपी की बात का जवाब दिए बगैर फाजिल ने फोन बंद कर दिया। एसपी की तिफिल तसल्लियां उसे इत्मीनान न दिला सकी। एक दो दफा उसने फिर हिना का नंबर ट्राई किया मगर उसका मोबाइल ऑफ था। ऐसा कौन कर सकता है, कोई दुश्मन या अगवा बराए तावान। मगर जहन पे जोर देने पर भी उसे कुछ सुझाई न दिया। उसे यकीन था कि अगवा करने वाला गुरोह जल्द ही उससे राब्ता करेगा। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि हिना को बाजियाब करवाते ही वो उस गुरोह को सफाए हस्ती से मिटा देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। मोबाइल की घंटी उसे सोचों की दुनिया से बाहर ले आई। मोबाइल स्क्रीन पर चमकते बेबी के लफ्ज ने उसे उछलने पर मजबूर कर दिया। हेलो बेबी, कहाँ गुम हो और फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? पुलिस का महकमा तुम्हारी तलाश में सरगर्दा है। आगे से आवाज आई, आराम से सेठ फाजिल अली खान साहब, छुरी तले दम तो लो। मर्दाना आवाज ने उसकी तेजी से चलती जबान को लगाम दे दी। बेबी फिलहाल सोई हुई है, मैं हूं ना उसका नुमाइंदा, मुझसे बात करो। उसने सोने से पहले हुक्म दिया था कि जब तक मेरे पापा $10 लाख की अदायगी नहीं करते मुझे मत जगाना। अब तो मैं उसकी हुक्म उदूली नहीं कर सकता, उसके पापा का पता नहीं। सेठ फाजिल बोला, तुम जलील कमीने। आगे से आवाज आई, ना 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 सेठ साहब ये मत करना। कहीं तुम्हारी गंदी जबान से निकलने वाले अल्फाज सुनकर बेबी अपने पाँव में रस्सा बांध कर छत से उल्टी न लटक जाए। हम सब तो उसके गुलाम हैं, हमारी कहाँ सुनेगी। ये भी हो सकता है गुस्से में आकर हुक्म दे दे कि चाबुक या कोड़े से मेरी पिटाई करो, हम तो फिर मजबूर हो जाएंगे ना। हिना फाजिल अली खान की बात को टालना शायद मुमकिन न हो। सेठ फाजिल होंठ भींचते हुए मुस्तफसिर हुआ, पैसे कहाँ भेजूं? बेटी उसे बहुत अजीज थी और उसकी मजबूरी थी कि गेंद अगवा करने वालों के कोर्ट में थी और अपनी बारी का इंतजार उसे करना था। दूसरी तरफ से आवाज आई, अजीब बात है सेठ साहब, आज तो अपनी बोली ही भूल गई है तुम्हें, यानी पैसे कहाँ भेजूं? हालांकि कहना चाहिए था पैसे कहाँ भेजें या भिजवाए देते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल तुम्हारी मर्जी। ये कोई ऐसा इशू नहीं कि इस पे बेबी को गुस्सा आए और वो कोई उल्टी सीधी हरकत करने पर मजबूर हो। सेठ फाजिल बोला, मिस्टर तुम्हें जो दरकार है मिलेगा, मगर याद रखना बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए वरना। आगे से आवाज आई, सेठ साहब फिर वही बेबी का दिल दुखाने वाली बातें। बताया तो है $10 लाख का बंदोबस्त करो, अदायगी अमरीकी डॉलर्स में होगी, सारे 100 के पुराने नोट हों। पुलिस और अपने कुत्तों को समझा देना कि किसी भी किस्म की दखल अंदाजी से बेबी की आंख, नाक, कान में से कोई भी उज्व जाया हो सकता है। मेरा क्या है, किराए के टट्टुओं की मेरे पास बहुतात है, एक दो जाया भी हो गए तो कोई बात नहीं, और ले आएंगे बाजार से गर टूट गया। और तेरा ये ख्याल कि पुलिस को खबर देने से मुझे पता नहीं चलेगा बहुत बड़ी भूल है। पुलिस में सिर्फ तेरे ही नहीं मेरे खैर खा भी मौजूद हैं जो मुझे हर छोटी बड़ी बात से मुत्तला रखते हैं। यूं ही तो इतना बड़ा ग्रोह में हैंडल नहीं कर रहा। सेठ ने कहा, रकम कहाँ पहुंचानी है? वो बोला, तुम रकम का बंदोबस्त तो करो। ओ नो। फाजिल से बात करते करते वो खुद कलामी के अंदाज में बोला और राब्ता मुनक़ता कर दिया। फाजिल खान ने जल्दी से रिंग बैक किया मगर नंबर बंद था। उसकी ओह नो फाजिल खान के जहन में चुभ रही थी। शायद उसने कोई अनहोनी बात देख ली थी। अब वो अनहोनी क्या थी इस बारे में अंदाजा लगाना दुश्वार था। पुलिस से बात करने से उसने मना कर दिया था। अगर वो मना न करता तब भी अपनी जंग लड़ना वो खुद जानता था।
पुलिस से किसी खैर की तवक्को उसे भी नहीं थी। पाकिस्तानी पुलिस की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ होने वाला भला कब पुलिस का सहारा लेता है। एक नतीजे पर पहुंचकर उसने शेरे का नंबर डायल किया और उसे $10 लाख का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। $10 लाख बहुत बड़ी रकम थी, मगर हराम का माल उसने बहुत ज्यादा जमा किया हुआ था। अपनी बेटी के लिए वो इससे भी ज्यादा खर्च कर सकता था। यूं भी ये गिरोह उसे काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। जिस अंदाज में उन्होंने हिना को अगवा करने की प्लानिंग की थी, वो किसी सड़क छाप गिरोह का काम नहीं हो सकता था। हिना के मुहाफिज तो बगैर चूं किए परलोक से धार गए। एक दफा तो उसके जी में डेवी से मदद लेने का ख्याल आया, मगर फिर ये ख्याल उसे जहन से झटकना पड़ा, क्योंकि इस तरह तंजीम के बड़ों के दिल में उसकी नाअहली का तसव्वुर जगह पा सकता था और उसे ये गवारा नहीं था। इस्माइल ने फाजिल खान को ये तासुर देने की कोशिश की थी कि हिना के अगवा में पूरा गिरोह मुलव्विस है, और अपनी कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब रहा था। इसी बातचीत के दौरान अचानक उसकी नजर पुलिस के नाके पर पड़ी। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला ओह नो, और उसने राब्ता मुनक़ता करने के साथ मोबाइल भी ऑफ कर दिया। उससे सुर्रत से फैसला करना था कि क्या करना है। 100 गज की दूरी पे खड़े पुलिस वाले बड़ी तुंदही से गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। ना तो वो वापस मुड़ सकता था और ना ही उसके लिए गाड़ी से उतर कर पैदल जाना मुमकिन था। वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो छुप सकता। बैक मिरर देखने पे उसकी नजर एक मोटरसाइकिल सवार पर पड़ी जो बड़े सलीके से लाइन में चल रहा था। एक हतमी फैसले पे पहुंचते हुए उसने बगैर इंडिकेटर दिए यकदम कार को दाएं जानिब मोड़ा। मोटरसाइकिल सवार अपनी कोशिश के बावजूद मोटरसाइकिल को कार के सामने के हिस्से से टकराने से न रोक सका। इतना क्लोज अगर वो इंडिकेटर दे के मोड़ता तब भी मोटरसाइकिल सवार न संभल पाता। कार रोककर वो आंधी और तूफान की तरह नीचे उतरा और नीचे गिर के उठते मोटरसाइकिल सवार पर हमलावर हुआ। इर्द गिर्द चलने वाली ट्रैफिक रुक गई। देखने वालों ने समझा शायद वो एक्सीडेंट की वजह से मोटरसाइकिल सवार पर हमलावर हुआ है। लेकिन जब तक अवाम और पुलिस सूरत हाल को समझ पाते, उसने एक जोरदार घूंसे से मोटरसाइकिल सवार को दोबारा नीचे गिराया। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल के ऊपर था। सबसे ज्यादा खतरा उसे इस बात का था कि गिरने से मोटरसाइकिल को कोई ऐसा नुकसान न पहुंचा हो जिससे वो चलने के काबिल न रहे। मगर उसकी खुशकिस्मती के मोटरसाइकिल सही सलामत था। किक लगाकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हुए उसने पीछे मोड़ा और गाड़ियों के दरमियान बने तंग शगाफ नुमा रास्तों पर पीछे निकलता चला गया। 15-20 गज दूर जाकर उसने मोटरसाइकिल दाएं जानिब रोड के किनारे के साथ कर ली। 100 गज की दूरी पर यू टर्न था। वहां से उसने सही समत इख्तियार की और फुल स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। इसी असना में उसके कानों में पुलिस के सायरन की आवाज आई। वो यकीनन सूरत हाल से वाकिफ हो गए थे। इस्माइल बाल बाल बचा था। उसे अपनी बेवकूफी पे शदीद गुस्सा आया। पुलिस और फाजिल खान को गलत रास्ते पे डालने के लिए वो बहुत दूर निकल आया था। उसे बहुत पहले इस कार को खैरबाद कह देना चाहिए था। पुलिस गाड़ियों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। अगला चौक काफी दूर था। सीधे रोड पर मोटरसाइकिल भगाना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो जानता था कि पुलिस के पास मौजूद मोटरसाइकिलों की रफ्तार काफी तेज होती है। उन्होंने जल्दी ही उसे आ लेना था। इसी तरह वो ये भी जानता था कि इस लिबास और मोटरसाइकिल से जान छुड़ाकर ही वो महफूज हो सकता था। चौक से पहले आने वाले एक लिंक रोड पर बाइक मोड़कर उसने रफ्तार मजीद बढ़ाई, मगर ये आखिरी हद थी। इससे ज्यादा रफ्तार में वो मोटरसाइकिल नहीं दौड़ सकती थी। आगे आने वाले मेन रोड को क्रॉस करके उसने बाइक गलियों में घुसा दी। उसी वक्त उसके कानों में फायर की आवाज आई, मगर लामहला ये हवाई फायर था। दूसरे फायर से पहले वो तंग गलियों की भूल भुलैयों में घुस गया था। अब पुलिस की गिरफ्त से बचना आसान था। टाइम इस तरह का था कि गलियों में लोगों का रश था। असर का टाइम, यूं भी घर कोई नहीं बैठता। मोटरसाइकिल सवार भी काफी तादाद में घूम रहे थे, जिनकी अक्सरियत जीन्स में मलबूस थी। वो नॉर्मल रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाजार में आ निकला। एक जगह चंद मोटरसाइकिलें पार्क देखकर उसने बाइक वहीं खड़ी की। टोकन लेकर मोटरसाइकिल की चाबी उसने जानबूझकर हैंडल लॉक में छोड़ दी और दाएं बाएं दुकानों का जायजा लेते हुए चल पड़ा। जल्द ही उसे मतलूबा दुकान नजर आ गई। ये रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। वो बेधड़क अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद सफेद कॉटन का शलवार सूट पहने वो दुकान से बाहर निकला। शॉपर में बंद पुराने लिबास का बंडल उसकी बगल में था। एक कचरे के ड्रम पर नजर पड़ते ही उसने वो बंडल उसमें फेंका और हाथ झाड़कर आगे रवाना हो गया। सर, इससे कुछ मालूम नहीं हो सका। वो वाकई उसके बारे में नहीं जानता।
मिस्टर रणधीर, ये कैसे हो सकता है कि वो उसके बारे में न जानता हो? रोहित के लहजे में हैरानी थी। तुम लोगों ने पूछगिछ सही तरीके से नहीं की होगी। रणधीर ने कहा, सर ये तो आप उसकी हालत देख कर बताएं कि हम खातिर खां पूछगिछ कर सके हैं या नहीं। उसका मुअद्दबाना लहजा काफी पुरएतमाद था। रोहित बोला, तो फिर ये जिद्दोजहद तो फजूल रही। रणधीर बोला, सर वो किसी आतिफ नाम के सीनियर का हवाला देता है जिससे पार्वती ने मुलाकात की थी। रोहित बोला, यानी अब आतिफ को गिरफ्तार करना पड़ेगा। रणधीर ने कहा, सर उसका फोन नंबर फैसल के मोबाइल में मौजूद है। अगर हम फैसल की जिंदगी के बदले पार्वती का एड्रेस दरियाफ्त करें, शायद कोई कामयाबी हो जाए। रोहित बोला, फैसल की जिंदगी के बदले वो पार्वती की मौत कब गवारा करेंगे? यूं भी हमें उसके एड्रेस से आगाह करके वो उसे किसी दूसरी जगह भी छुपा सकते हैं, और सबसे बढ़कर उन्हें मेरे मिशन की सुनगुन मिल जाएगी कि मेरी आमद का मकसद पार्वती की तलाश है। इस तरह पार्वती जो मुतमईन है उसे भी चौकन्ना होने का मौका मिल जाएगा। तुम यूं करो, उसे हलाक करके किसी चौराहे पर फेंक दो। अब यूं भी सीआई के साथ टकराव शुरू हो चुका है, किसी दिन ये आतिफ भी सामने आ जाएगा। रणधीर बोला, ठीक है सर, और कुछ? रोहित बोला, मेरा ख्याल है एक और काम करते हैं। उसका लहजा सोच में डूबा हुआ था। रणधीर ने पूछा, वो क्या सर? रोहित बोला, तुम यूं करो, जरा जाके फैसल से आतिफ का हुलिया तफसील से दरियाफ्त करो। रणधीर ने कहा, सर वो मैंने पहले ही कर लिया है। दरमियाना कद, गोरा रंग, हल्के ब्राउन बाल, मजबूत बॉडी, मोटी स्याह आंखें, सुतवा नाक, चेहरे पर छाई मासूमियत से कॉलेज बॉय नजर आता है, लेकिन है बहुत खतरनाक। फील्ड की सारी कार्रवाइयों को वही हैंडल करता है। रोहित बोला, गुड, फिर यूं करो, और वो उसे कोई तजवीज बताने लगा। रणधीर के चेहरे पर उभरने वाले तहसीनामेज तासुरात मेजर रोहित की खामोश तायद कर रहे थे। उसकी बात खत्म होते ही रणधीर जोश से बोला, ये बहुत उम्दा तजवीज है सर। रोहित ने कहा, चलो फिर तमाम को समझा कर अमल करना शुरू कर दो। और रणधीर ठीक है सर कहकर कमरे से निकल गया। इस्माइल चारपाई पर बंधी हिना के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो तुम्हारा नाम हिना फाजिल अली खान है? वो थूक निकलते हुए खौफजदा लहजे में बोली, जी। किस क्लास में हो? वो बोली, 4th ईयर में। सब्जेक्ट कौन सा है? BBA कर रही हूँ। तुम इस बात यह है कि तुम अगवा हो चुकी हो। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम फाजिल खान जैसे घटिया और खबीस आदमी की बेटी हो, जिसे बहरहाल आदमी कहना आदमियत की तौहीन है, और ये बात तुम्हें बहुत दुख देने वाली है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कम से कम तकलीफ पहुंचे तो बराए मेहरबानी मस्ती और नखरा करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने भागने, चीखने, चिल्लाने या किसी को मुतवज्जे करने की कोशिश की तो ये खंजर देख रही हो ना? इस्माइल ने एक तेज धार खंजर उसकी आंखों के सामने लहराया। ये गले को यूं काटता है जैसे छुरी से गाजर मूली काटी जाती है। हिना के खूबसूरत चेहरे पर छाने वाले खौफ के असरात इस्माइल की तवक्को से कुछ ज्यादा ही थे। वो बोला, समझ आई कि कोई चीज काट कर दिखाऊं। मेरी मुराद तुम्हारे हाथों पैरों की उंगली या नाक कान से है। वो जल्दी से बोली, समझ गई। और इस्माइल बेरहमाना अंदाज में मुस्कुराया। आपको एक कमजोर लड़की पर तरस नहीं आता? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो हिम्मत मुजतमा करते हुए मुस्तफसिर हुई, क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? इस्माइल को उससे इसी किस्म के सवाल की तवक्को थी। जवाब देने के बजाय वो अचानक अपनी जगह से उठा। अगले ही लम्हे चटाख की आवाज से कमरा गूंज उठा। हिना का सुर्खो सफेद चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। इस्माइल की उंगलियों के निशान फूल से चेहरे पर सब्त हो गए थे। मेरा ख्याल है तुझे जवाब मिल गया है और समझ भी आ गया है। वो गुस्से से फुनकारा। जवाबन वो खामोश रही। ये उसके चेहरे पर लगने वाला पहला थप्पड़ था। उसे तो कभी किसी ने डांटा भी नहीं था। उसकी गिलाफी आंखें छलक पड़ी, मगर इस्माइल उसे नजरअंदाज करता हुआ कमरे से निकलकर किचन में घुस गया। उसके नजदीक उसकी हैसियत एक नागिन से बढ़कर नहीं थी। उसकी जिंदगी का मकसद फाजिल खान को तकलीफ पहुंचाना था, और इस मकसद के लिए वो हर कदम उठा सकता था। थोड़ी देर बाद वो छाबे में चंद रोटियां और सब्जी की प्लेट लिए दोबारा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ खोलकर वो करख्त लहजे में बोला, खाना खा लो। वो मिनमिनाई, मुझे भूख नहीं है। लेकिन चेहरे पर लगने वाले थप्पड़ ने उसे दोबारा चारपाई पर गिरा दिया। जब एक मर्तबा कहा है कि मस्ती नखरा नहीं चलेगा, सिर्फ अमल। जो कहा है उस पे अमल करो। मुझे चूचरा से सख्त नफरत है सेठ जादी साहिबा। ये कहते ही उसने उसकी रेशमी जुल्फों को गिरफ्त में लेते हुए उठाकर बिठा दिया। इस मर्तबा न करने की बजाय उसने लरसते हाथों से निवाला तोड़ा और खाने लगी। वो सारे दिन की भूखी थी। दोपहर का खाना भी उसने नहीं खाया था, मगर इन हालात में उसकी भूख उड़ गई थी। वो बमुश्किल आधी रोटी खा सकी। उसके सामने से रोटियों का छाबा साइड पर करते
करते हुए इस्माइल ने पूछा, बाथरूम जाना है? मुंह से कुछ कहने के बजाय उसने असबात में सर हिला दिया। वो बोला, मुंह में जबान नहीं है क्या? वो तेजी से बोली, जाना है। इस्माइल ने पाँव की रस्सी खोलकर उसे आजाद किया ताकि वो बाथरूम जा सके। उसके फ्रेश होने तक वो सहन में उसका मुंतजिर रहा। जैसे ही वो बाहर निकली वो उसे दोबारा कमरे में ले आया। उसने खाने के बर्तनों की तरफ इशारा किया, ये बर्तन उठाकर किचन में चलो। हिना बेचूचरा बर्तन उठाए किचन की तरफ बढ़ गई। इन बर्तनों के अलावा भी किचन में बर्तन मौजूद थे। इन्हें फटाफट धो दो ताकि तुम्हें आराम के लिए छोड़ सकूं। खुद वो किचन के दरवाजे पे कुर्सी रख कर बैठ गया। हिना ने इससे पहले कभी बर्तन नहीं धोए थे। एक दफा उसे चाय का कप खंगालते देखकर मुलाजिमा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था, हिना बीबी, खुदा के लिए दोबारा ऐसा मत करना। अगर सेठ साहब ने देख लिया तो हम गरीबों की नौकरी तो जाएगी, शायद जान के लाले भी पड़ जाएं। अलबत्ता उसने मुलाजिमाओं को कई दफा बर्तन धोते देखा था। यूं भी ये कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं था कि उससे ना हो सकता। जल्द ही वो काम से फारिग हो गई। इस दौरान इस्माइल ने एक लम्हे के लिए भी उससे नजर नहीं हटाई थी। कल से सुबह का नाश्ता और खाना भी तूने ही बनाना है। उसके मुंह से निकला, मैंने? वो शायद खाना बनाने से नावाकफियत के बारे में बताने लगी थी कि उसकी नजर इस्माइल के चेहरे की तरफ उठी और वो जल्दी से बोली, बना लूंगी। वो बोला, इसी में तेरी बेहतरी है। इस्माइल ने अलमारी से हथकड़ियों का जोड़ा निकालकर एक हथकड़ी से उसके हाथ जकड़े और दूसरी हथकड़ी का एक सिरा उसके हाथों में बांधी हुई हथकड़ी की जंजीर में डालकर चारपाई से बांध दिया, इस तरह कि अब वो सिर्फ दाएं करवट या पीठ के बल लेट सकती थी। पाँव को उसने खुला छोड़ दिया था। उसे बांध कर वो बोला, तुम्हारे घर में एयर कंडीशनर होगा और लोड शेडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक छोड़ो, दो जनरेटर यूपीएस वगैरह लगे होंगे। बहरहाल जहां तुम्हें सरकारी बिजली और इस छोटे से स्लिंग फैन पर गुजारा करना पड़ेगा। अगर रात को बाथरूम जाने की हाजत हो या प्यास लगे तो मुझे आवाज दे देना। इसके अलावा अगर मुझे तेरी चूं सुनाई दी या रोने सिसकियां भरने की आवाज आई तो फिर तेरे मुंह पे तो टेप चिपकाऊंगा। उसके अलावा जो तेरा हशर करूंगा उसके मुताल्लिक तेरे वहम गुमान में भी कुछ नहीं होगा। उसे खामोश पाकर वो फुनकारा समझ आई। वो जल्दी से बोली, जी, और इस्माइल कमरे को ताला लगाता हुआ बाहर निकल गया। एसपी साहब, अजीब बात है कि मुजरिम इतनी आसानी से फरार हो गया और पुलिस के हाथों खाली गाड़ी आई। एसपी बोला, सेठ साहब, उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे मोटरसाइकिल मिल गई, वरना वो कभी भाग न सकता। बहरहाल ये तो पता चल गया है ना कि हमारी बेटी कराची में ही है। फाजिल का लहजा तंज से भरपूर था, बड़ी अहम इत्तला है। एसपी उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए मुस्तफसिर हुआ, आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया? सेठ फाजिल ने सफाई से झूठ बोला, नहीं। पुलिस पे एतबार करके वो अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। एसपी बोला, अच्छा, आपकी गाड़ी औरंगी टाउन के थाने में है, आप किसी को भेज कर वहाँ से मंगवा लें और जिस वक्त भी अगवाकार का फोन आए मुझे फौरी इत्तला करें। वो बेजारी से बोला, ठीक है एसपी साहब, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसकी बीवी ने पूछा, क्या कह रहा था एसपी? उसकी सूजी हुई सुर्ख आंखों को देखकर कोई भी उसके गम का अंदाजा आसानी से कर सकता था। सेठ बोला, हमारी पुलिस की कारकर्दगी जिस मेयार की है उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। एसपी साहब मुझे ये खुशखबरी सुना रहे थे कि मुजरिम उनकी नाकाबंदी से बाआफियत फरार होने में कामयाब हो गया है। उसकी बीवी बोली, फाजिल ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? गुड़िया तो इतनी मासूम थी, जालिमों को तरस भी ना आया। पता नहीं जालिमों ने खाना भी दिया होगा कि नहीं। फाजिल की बीवी रखशंदा सिसकियां भरने लगी। फाजिल खान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। यूं भी उसका अपना दिल रोने को कर रहा था। अना आड़े ना आती तो शायद वो खुद को रोक न पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।